चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट दोस्तों जो फिजिक्स का जो 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का जो पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखो, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जितना भी प्रश्न पूछा जाता एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक देखिए ये पार्ट 4 वीडियो, इससे पहले भी आपको दोस्तों 3 वीडियो दे चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। लास्ट तक बने रहिए। पूरे कोर्स का PDF लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। चलो वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्लास में याद हो जाएगा। देखो चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण क्या एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है। आप कहोगे सर जी याद कैसे करना है? देखो एकदम आसान है, पहले समझो क्या कहा जा रहा है। चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो उसका क्या हो है, तो देखिए किसी चालक तार से, कहोगे सर जी चालक तार क्या हो जाए? अरे मान लो कोई चालक तार है दोस्तों, उससे प्रवाहित धारा, इससे क्या प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है दोस्तों। धारा को I से डिनोट करते हैं तो I लिख दिया, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहते हैं? क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, इसके गुणनफल को दोस्तों चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि I और A का जो गुणनफल होगा इसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। आप कहोगे सर जी एक बार और करवा दीजिए। तो देखो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा I और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के गुणनफल को हम लोग दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको M के द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है, यानी कि M सदिश के द्वारा सूचित किया जाता है। M सदिश बराबर IA, क्या दोस्तों? IA। देखिए M बराबर IA आपको पता चल गया। इसका मात्रक निकालेगा तो A का दोस्तों I का मात्रक एम्पियर हो गया और दोस्तों एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका मात्रक भी हो गया। इसका एक और मात्रक होता है JT इनवर्स से। चलो ये चुंबकीय आघूर्ण का दोस्तों क्या हो गया? मात्रक हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी को याद हो गया का मुझे ऐसा लगता है। ये इतना ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी कि चुंबकन की जो तीव्रता होती है डियर स्टूडेंट वो क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है तो जाहिर सी बात आपको क्लियर भी करना चाहिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ये सब एक ही है। तो देखो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, यानी कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ? एकांक आयतन भी, आयतन को दोस्तों भी से सूचित करता, आपको पता होगा। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? M से। अभी आपको हम बताए थे। तो चुंबकीय आघूर्ण M को दोस्तों जो मान होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है उसी को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। यानी कि दोस्तों एकांक आयतन दोस्तों V पर जो चुंबकीय आघूर्ण M का जो मान होता है इसी को तो हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे I के द्वारा सूचित किया जाता है। I बराबर क्या हो गया? M/V हो गया। ये आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया? M बराबर दोस्तों क्या होगा? I बराबर M/V का सूत्र हुआ। और यहाँ से आपको पता चला कि I आपको दिया गया एम्पियर/मीटर हो गया, क्योंकि M का दोस्तों आपका जो होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और साथ में दोस्तों जो आयतन होता है उसका मात्रक मीटर क्यू होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो एम्पियर उधर आ जाएगा, ये 2 मीटर ऊपर 3 मीटर नीचे, तो नीचे 1 मीटर बचेगा। तो ये एम्पियर/मीटर जो हो गया ये आपका यूनिट हो गया। अब इसका दोस्तों डायमेंशन निकालना है तो उसी प्रकार दीजिए चुंबकीय आघूर्ण और नीचे में आयतन कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण का बीमा लिखिए और बटा में आयतन कीजिए। तो यहाँ से आपका ये बीमा प्राप्त हो जाएगा। M⁴ L⁻⁻1 T⁴ 0 और A⁴1, यानी कि डायरेक्ट इसका बात करें तो L इनवर्स A होता है, ये होता है इसका बीमा। ठीक ना? ये स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये सब आपको क्लियर कर लेना है। मात्रक तो बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। साथ में आपको इसकी परिभाषा को याद रखना चाहिए। काफ़ी आसानी से आपको हम हल करके बतलाते हैं और आपको बिल्कुल याद रहेगा।
चलिए यहाँ से देखिए गॉस का प्रमेय। देखो गॉस का प्रमेय बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये सब आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो देखो किसी प्रकार के घिरे हुए बांध, देखो किसी भी प्रकार के घिरे हुए बांध तल से, जरूरी नहीं कि गोले रहेगा, किसी प्रकार से घिरे हुए बांध तल के अंदर, किसी प्रकार के घिरे हुए बांध तल से संबंध दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा तल के अंदर उपास्थित आवेशों का, जो आवेश होता है उसका क्या होता है, ऑप्शन नॉट गुना होता है, यानी कि क्यू बटा ऑप्शन नॉट गुना होता है। यानी कि किसी प्रकार का घिरा हुआ बांध तल लीजिए जिसके अंदर दोस्तों जो होता है उसके आवेशों का क्या होता है, 1 बटा ऑप्शन नॉट गुना होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो फाई बराबर आपका दोस्तों क्या गया, क्यू बटा ऑप्शन नॉट हो गया। और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो ये सब आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, अगर आप लोग आसानी से बनाना चाहते हैं। देखो ठोस कोण या घन कोण क्या है, क्योंकि देखो गॉस का प्रमेय पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से फिगर बनाओगे मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप लोग फिगर बनाओगे तो इसमें क्या है, एक दोस्तों कोण का भी निर्माण यहाँ पर हो जाता है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर घन कोण का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। कहोगे कैसे सर जी, तो देखो किसी तल के दोस्तों परिधि को भिन्न भिन्न बिंदुओं से किसी एक बिंदु पर मिलाने पर जो शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है, इसी शंक्वाकार आकृतियों को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। यानी कि किसी तल के परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने से जो दोस्तों जो फिगर बनता है, इस प्रकार से आपका दोस्तों फिगर बनेगा, तो यहाँ पर एक कोण अंतरित होता है जिसे हम लोग ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। यानी कि किसी ताल के परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने से एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो अष्टरेडियन होता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है इसका मात्रक क्या है, ठोस कोण या घन कोण का। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। देखो कूलाम का प्रमेय क्या है, जाहिर सी बात है दोस्तों कूलाम प्रमेय आप लोग पढ़ेंगे, कूलाम का नियम भी आपको यहाँ पर आ गया। तो देखो कूलाम का नियम क्या है, देखो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे दोस्तों कूलाम का नियम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से ए मान लीजिए, यहाँ से बी मान लीजिए, प्लस क्यू आवेश दीजिए, माइनस क्यू आवेश दीजिए, दोनों की लंबाई 12 कर दीजिए। अब देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेश ये वाला, देखो कलर चेंज कीजिए सर जी, हाँ देखो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण, अगर दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल है, यानी कि दोनों आवेश के बीच की दूरी दोस्तों क्या 12 है, ये दोनों का गुणनफल, यानी कहने का मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण Q1 और Q2, ठीक ना डियर स्टूडेंट, से दोनों आवेश के लगने वाले दोस्तों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल उनके दोनों आवेशों के बीच लगने वाले गुणनफल के बराबर 12 होता है ना दोस्तों, उसका गुणनफल, और इसके बीच के दूरी r² के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग कूलाम का थ्योरम कहते हैं। एग्जाम में आपको हर साल पूछता है कि कूलाम का प्रमेय लिखें, तो ये सब आप लोग कूलाम का नियम लिखे तो आपको बिल्कुल आसानी से लिख देना है। ये सब आप आम क्वेश्चन है जो कि हर विद्यार्थी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलो मात्र 15 सेकंड में जानिए काम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के बीच आपको अंतर लिखना है। देखो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक ये दोनों के बीच जब आपको अंतर लिखना है तो एक तरफ विद्युत चुंबक लिख देना है, एक तरफ अस्थायी चुंबक लिख देना है। जब यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा तो मैं कलर चेंज कर लूँगा। तो यह दोस्तों विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी होता है, लेकिन दोस्तों जो अस्थायी चुंबक होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से
अस्थायी होते हैं, यानी कि नेचुरली रूप से जो होता है अस्थायी होता है। देखो विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक का मान को घटा या बढ़ा करके क्षेत्र की तीव्रता को मान को घटाया बढ़ाया जाता है, जबकि इसमें दोस्तों आपका अस्थायी चुंबक में कि अस्थायी चुंबक की तीव्रता के मान को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन विद्युत चुंबक में ऐसा इसके विपरीत है, इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है। विद्युत चुंबक दोस्तों अस्थायी चुंबक आसानी से नष्ट किया जाता है, यानी कि अस्थायी चुंबक होता है उसका स्थान आसानी से नष्ट किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए ये आसान था दोस्तों, आराम से आप लोग कर सकते हो, है ना जी। चलिए यहाँ से देखिए उदासीन बिंदु क्या है। उदासीन बिंदु क्या है, ये बहुत ईजी पॉइंट है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और इसके दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का मान के बराबर होता है, तो उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और इसके दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है, जिसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो आपको धारणशीलता भी याद रखना। धारणशीलता क्या है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों B होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I होता है, तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं, जिसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू बराबर B/I। कहोगे B/I क्यों सर जी, तो देखो किसी चुंबकीय क्षेत्र और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों I के अनुपात को हम लोग धारणशीलता कहते हैं। ये भी काफी इजी पॉइंट है, इसको आप लोग को बिल्कुल कर लेना चाहिए और एग्जाम में आता है। देखो अनुनाद क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, अनुनाद क्या है। देखिए प्रतिवर्ती धारा के परिपथ के प्रतिबाधा का न्यूनतम मान और धारा का अधिकतम मान को अस्थायी अनुनाद कहते हैं। स्थिति को दोस्तों अनुनाद कहते हैं। इनके प्रतिवर्ती धारा में जो महत्तम मान होगा, प्रतिबाधा जो होगा दोस्तों उसका न्यूनतम मान और धारा का अधिकतम मान जो होता है उसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, अनुनाद कहते हैं। देखो आसान था, याद हो गया। अब देखो यहाँ से बाटहीन धारा देखिएगा तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक 1 होता है। तो देखो बाटहीन धारा क्या है, एग्जाम में तो पूछता ही है यार, बहुत पूछता है जी, याद कर लो एकदम, एग्जाम में छोड़ना नहीं आएगा। तो देखो बाटहीन धारा उस धारा को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई ऊर्जा जो होता है ऊर्जा का हानि नहीं होता है। यानी कि बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई ऊर्जा का हानि नहीं होता है, या तब तक धारा प्राप्त होता है जब तक प्रतिवर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर क्या हो, नियत न हो जाए। यानी कि तब तक इसमें क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा दोस्तों प्रवाहित होते रहता है जब तक प्रतिवर्ती धारा के बीच का कालांतर नियत न हो। और ये आपको याद रखना भाई, जो शक्ति गुणांक जो फाई होता है उसके लिए बाटहीन धारा का जो मान होता है फाई वो 1 होता है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब आपको क्लियर कर लेना है। चलिए इसका PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो सही विद्यार्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर लीजिए और तैयारी कीजिए और टॉपर लिस्ट में ज़रूर रहिए। कहाँ पर चूक हुआ यार, कहाँ पर नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर सबका तैयारी करवा रहा हूँ, तो क्यों ना बेहतर किया जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।